जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड एंड मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक रोड पढ़ा दिया था, याद है कि भूल गए? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। बच्चों पहले मुझे ये बताओ, तुम में से कितने बच्चों को साइकिल चलानी आती है? आती है? साइकिल, बाइक, स्कूटी, दो पहिया वाहन आता है चलाना? आपने कभी नोटिस करा है जब कहीं टर्न आता है, स्पेशली जब टर्न आता है, तो आप साइकिल सीधी नहीं रख सकते, आपको थोड़ा सा बैंड होना पड़ता है। सोच के देखो, आंखें बंद करो, इसको फील करो। आप साइकिल चला रहे हो, आपको लेफ्ट साइड में टर्न होना है, मेरा लेफ्ट ये है, तो जब मुझे लेफ्ट तरफ बैंड करना हो तो मुझे साइकिल को हल्का सा बैंड करना पड़ता है। आप सीधा सीधा चलाकर ऐसे करके बैंड नहीं कर सकते, मतलब टर्न नहीं ले सकते। हाँ या ना? महसूस कर पा रहे हो? ऐसा ही होता है पक्का। और राइट साइड में अगर मान लो मुझे टर्न लेना है तो मुझे साइकिल को हल्का सा राइट साइड में टर्न बैंड करना होगा। हाँ या ना? पक्की बात है। तो मुझे कितने डिग्री पर बैंड करना होगा ताकि मैं अपनी साइकिल को सर्कुलर मोशन में रख सकूं? अगेन देखो, कॉन्सेप्ट वही है। साइकिल एक कर्व पाथ पे आ गई है, सर्कुलर पाथ में आ गई है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ही सर्कल कंप्लीट करना है साइकिल को। वो जो छोटा सा टर्न आया है वो भी एक बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट है, ऐसा मान सकते हैं। तो उस टर्निंग पॉइंट पे मेरे ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अगेन ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में आएगा वो हमेशा सर्कल से बाहर भागना चाहेगा। ये बात मैं बता चुका हूं। तो सेंटर की तरफ बाइंड करके रखने के लिए फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर मुझे साइकिल को बैंड क्यों करना पड़ता है, उसके पीछे का हम रीजन पढ़ने जा रहे हैं। करें शुरू? तो देखो बच्चों, मान लो जैसे मान लो ये साइकिल, कोई साइकिल चला के सामने से आ रहा है और उसको इधर टर्न होना है। समझ पा रहे हो ना? देखो, बोर्ड की तरफ से साइकिल चला के आके उसको इधर टर्न होना है, क्योंकि अब चेक करो लेफ्ट साइड में वो जा रहा है तो साइकिल भी वो इधर की तरफ बेंड करेगा। हाँ या ना? तो एक साइकिल बनाने जा रहा हूँ, हंसना मत, जैसे ही बनेगी काम चला लेना। जैसे मान लो बच्चों ये एक साइकिल का पहिया है, ये ग्रूव्स है, ये हैंडल है। ऐसी होती है ना साइकिल? सामने से देखोगे तो ऐसी नजर आएगी साइकिल आपको, सही है? ये लो घंटी भी लगा दी, टिंग टिंग। तो बच्चों चेक करो, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। साइकिल बैंड हो गई कि नहीं? तो यहाँ पर जो हम लोग चेक करेंगे ना, इसका एंगल की कितनी बैंड हुई है, वो इस बार वर्टिकल से चेक करेंगे। मतलब वर्टिकल के साथ ये कितना एंगल बना रही है। ये साइकिल का जो एक्सिस है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं बच्चों थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। वर्टिकल से इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि दिमाग लगाओ, आपने साइकिल को बैंड करना स्टार्ट यहां से करा है या यहां से स्टार्ट करा है? इधर से करा है ना, तो एंगल यहीं से बनना स्टार्ट होगा। एक स्मॉल एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। बच्चों चेक करो, यहाँ पर इस समय साइकिल का जो वेट है, जो कि mg है, वो कहाँ जा रहा है? नीचे। सही है? ये क्या बन गया बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। अब आप चेक करो, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो ये बन जाएगा r cos थीटा और ये बन जाएगा r sin थीटा। समझ में आ गया? मैं साइकिल चला रहा हूं और मुझे लेफ्ट साइड में टर्न लेना है, तो मैं अगर तेज चला रहा हूं और मुझे लेफ्ट में टर्न लेना है तो मैं तो राइट साइड में स्किड हो जाऊंगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैंने इस तरफ साइकिल को बैंड करा, क्योंकि मुझे इधर टर्न करना है। क्लियर हो गया? तो अब आप चेक करो कौन कौन किसको बैलेंस कर रहा है। r sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है कि नहीं, और r cos थीटा mg को, यानी कि यहाँ पर r cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg को। इक्वेशन 1। और बच्चों r sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है?
सेंट्रीपिटल फोर्स को, विच इज mv स्क्वायर अपॉन r. व्हाट इज r? रेडियस ऑफ कर्व्ड पाथ. v इज द वेलोसिटी ऑफ साइकिल, m इज द मास ऑफ साइकिल. इतनी बात सबको समझ में आ गई. अब आप कुछ मत करो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो. मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं? डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. सेकंड को फर्स्ट से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे साइन अपॉन कॉस चाहिए, ना कि कॉस अपॉन साइन. तो यहां पर आ जाएगा r साइन थीटा, नीचे आ जाएगा r cos थीटा, और यहां पर चेक करो क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r, और यहां पर है mg. अब चेक करो, m से m कट गया, r से r कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा. यहां पर क्या बचेगा, v स्क्वायर बाय rg. तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg. तो इतने एंगल पे आपको बैंड होना पड़ेगा, साइकिल को बैंड करना पड़ेगा. और ये चीजें देखो, ऐसा नहीं है कि आप साइकिल चला रहे हो तो आप पहले एंगल मेजर करोगे, टर्न आ गया, फिर आप साइकिल बैंड करोगे, ऐसा कुछ नहीं है. जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको अपने आप एक्सपीरियंस हो जाता है. समझ में आ गया. और वैसे भी टर्न जब आता है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है. गाड़ी की स्पीड धीरे होनी चाहिए, और जो कर्व है वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं होना चाहिए. मेरी बात समझ में आ रही है. ये थीटा की वैल्यू वरना आपको बढ़ानी पड़ेगी. थीटा इंक्रीजेस विद शार्प कर्व. आप इमेजिन करो, जितना ज्यादा शार्प कर्व होगा, जितना तेज मोड़ होगा, घुमाव होगा, उतना ही ज्यादा आपको बैंड करना पड़ेगा. हाँ या ना. और दूसरा विद स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ साइकिल. अगर मान लो साइकिल आप बहुत तेज चला रहे हो और कर्व आ गया, तो अगर गाड़ी तेज चल रही है, साइकिल तेज चल रही है, तो आपको ज्यादा तेजी से बैंड करना पड़ेगा, वर्टिकल के साथ ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा. क्योंकि धीरे चला रहे होगे तो आपको ज्यादा तेजी से बैंड करने की जरूरत नहीं है. आप कभी साइकिल चलाओ तो अब आप ये महसूस करके देख लेना. समझ में आ गया. ये टॉपिक क्लियर हो गया. कोई दिक्कत? चलें आगे. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक बच्चों, जिसका नाम है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल. बच्चों टॉपिक के नाम से कुछ समझ में आ रहा है? टॉपिक के नाम से कुछ समझ में आ रहा है? मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल नहीं आ रहा? सुनो बच्चों, इमेजिन करो कि एक मासिव ऑब्जेक्ट, कोई छोटा सा पत्थर ले लेते हैं. देखो ध्यान से सुनना है और महसूस करना है. अगर फील कर पाओगे तो समझ में आएगा, और अगर नहीं सुनोगे, नहीं ध्यान दोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है. एक कोई मासिव ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, कोई पत्थर मान लेते हैं, इसका मास है m, ठीक है. इसको मैंने रस्सी से या धागे से, कोई मजबूत धागा है उससे मैंने इसको बांध दिया. और मैंने इसको लटका के और मैंने इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ. बच्चों चेक करो, ऑब्जेक्ट कहाँ घूम रहा है? वो ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. सही है गलत? तो क्या यही है हमारा टॉपिक आज का? नहीं, ठीक से देखो, वो नहीं है. टॉपिक का नाम है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल. सर्कल जो बन रहा है ना वो वर्टिकल है. मतलब अब आप फिर से देखो, उसी ऑब्जेक्ट को बांध के अब मैं उसको कैसे घुमा रहा हूं, सीधा ऐसे ऐसे. मतलब अब वो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है. आपके सामने एक ऐसा सर्कल बन रहा है जो वर्टिकल है. कुछ समझ में आया? इन दोनों में कोई फर्क है? और आपको लग रहा होगा सर तब भी तो आप घुमा ही रहे थे, आप ऊपर ऊपर घुमा रहे थे, अब आप सीधा सीधा घुमा रहे हो. दोनों में फर्क क्या है? घूम ही तो रहा है, बन तो सर्कल ही रहा है, लेकिन फर्क है बच्चों. अगर आप ठीक से महसूस करोगे तो फर्क है. इमेजिन करो, जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ऊपर घुमा रहे थे, आपके हाथ में रस्सी का जो खिंचाव है, टेंशन है, जो महसूस हो रहा था, वो हर वक्त सेम था. फील करो इस चीज को. नहीं तो आज घर जाके चेक करना, आप कोई ऑब्जेक्ट को हाथ से बांध के रस्सी से ऐसे ऐसे घुमाना, टेंशन जो रस्सी में खिंचाव है, टेंशन है, महसूस होगा आपको, वो हर समय हर पॉइंट पर बराबर होगा. हाँ या ना? लेकिन अब आ जाओ इधर, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली गोल गोल घुमाओगे ऐसे ऐसे, तो जब वो नीचे से होकर आएगा तो आपको ज्यादा फोर्स महसूस होगा. और जब वो ऊपर से, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से होकर जा रहा होगा,
तो आपके हाथ में टेंशन थोड़ी कम होगी। कभी महसूस करा है? कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे? थोड़ा बड़ा पत्थर ले लो। अब बड़े पत्थर को थोड़ी मजबूत रस्सी से पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाओ, सीधा सीधा ऐसे ऐसे वर्टिकल सर्कल में। तो जब वो नीचे से होकर जाएगा ना, तो आपको रस्सी में टेंशन ज्यादा महसूस होगी जब वो नीचे से जाएगा, और जब वो ऊपर से होकर जाएगा तो रस्सी में टेंशन, आपके हाथ पे जो खिंचाव लग रहा होगा वो कम होगा। बल्कि आपको डर लगेगा कि अरे ये पूरा ऊपर से होकर निकल भी पाएगा या बीच में आगे गिर जाएगा। आपको थोड़ा तेज घुमाना पड़ेगा। तो आप चेक करो, टेंशन यहाँ पर नीचे की तरफ कम ज्यादा है, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से जा रहा है तो टेंशन कम है। कर पा रहे हो महसूस? जो नहीं कर पा रहे हैं वो घर जाकर सच में किसी मासिव ऑब्जेक्ट को ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमा कर देखना। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो बच्चों यहां पर जिस सर्कुलर मोशन में वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है वो वर्टिकल सर्कल कुछ ऐसा है। यहां बना दूं, वो वर्टिकल सर्कल कुछ ऐसा है। क्लियर हो गया? मान लेते हैं ये इसका सेंटर है। तो बच्चों चेक करो, क्या ये इसका लोएस्ट पॉइंट नहीं है? दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। इसको एच नाम दे दिया। और इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? इन बिटवीन कहीं पर आ गया, मीडियम पॉइंट। इसको मैंने एम नाम दे दिया। कोई दिक्कत? बच्चों जिस सर्कल में भी वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसके रेडियस को हमने क्या नाम दे दिया? आर। तो ये हो गया इसका रेडियस आर, और इसके सेंटर को नाम दे दिया ओ। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बच्चों अब जरूरी तो नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, हमें तो उसके देखो मोशन को स्टडी करना है। वो ऑब्जेक्ट जो हम घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कल में वो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लेते हैं इस समय वो ऑब्जेक्ट यहां पर है। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P। कोई दिक्कत? वो ऑब्जेक्ट इस समय कहां पर है? P पॉइंट पर है। तो इसको जरा P से जोड़ो। समझ में आ गया? अब आप चेक करो, लोएस्ट पॉइंट ये है। अब वो ऑब्जेक्ट कुछ हाइट तक तो, कुछ तो ऊपर हाइट रेज कर चुका है। अगर वो यहां पर होता तो थोड़ी और हाइट रेज हो गई होती, अगर वो यहां होता तो हाइट और ज्यादा हो जाती। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? पहले ये बताओ। मेरे कहने का मतलब ये है, लोएस्ट पॉइंट से इस समय ये कितना ऊपर है? मान लेते हैं h। कितना ऊपर है बच्चों? h। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने n। अब O से लेकर n तक का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? r माइनस h। नहीं आ रहा समझ? अरे भैया O से लेकर L तक तो रेडियस ही हो गया ना, इसको आपने h नाम दे दिया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया? रेडियस माइनस h। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? बच्चों अगर वो ऑब्जेक्ट यहां पर है तो जरा चेक करो, रस्सी में कुछ टेंशन होगी कि नहीं होगी? अरे जब तक वो सर्कुलर मोशन में रहेगा यहां पर टेंशन रहेगी ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा मान लो बच्चों यहां पर एंगल बन रहा है थीटा। ये सब देखो मान लो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है P पॉइंट पे ही हो, M पे भी हो सकता है, H पे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना? तो मैंने इसको P पॉइंट पे मान लिया है। तो जब मैंने P पॉइंट रैंडम पॉइंट लिया है तो सारी चीजें अजम्पशन बेस्ड हो गई ना, कि वो इस H हाइट पर है, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, थोड़ा और ऊपर होता तो कुछ और एंगल बनता। हाँ या ना? बच्चों चेक करो, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है mg वो नीचे जा रहा होगा, सही है गलत? अगर मैं इसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर दूं तो आप जरा चेक करो, क्या यहां पर भी एंगल थीटा बनेगा? बोलो जल्दी, बनेगा? नहीं समझे? एक लाइन आ रही है, आप इसके साथ ऐसे कितनी भी लाइनें बना लीजिए, यहां पर अगर थीटा है तो सब में थीटा ही तो होगा भैया। नहीं आ रहा क्या समझ? तो आप चेक करो, ये जो लाइन है वर्टिकल के साथ यहाँ थीटा है, तो यहाँ भी तो वर्टिकल के साथ थीटा ही होगा। अभी आ गया समझ में? अच्छा तो अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो बच्चों ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? mg cos थीटा। समझ में आ रहा है? और ये वाला वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? mg sin थीटा। अब मुझे इस mg की कोई जरूरत
नहीं है। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, ये बन गया है mg cos थीटा। और बच्चों चेक करो एक बात और, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में तभी आएगा जब इसको लोएस्ट पॉइंट से एक इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाएगी। ये मैं बताना भूल गया था, अब बता रहा हूं। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है आगे पीछे बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इमेजिन करो आपने कोई ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध के ऐसे लटका रखा है, क्या वो अपने आप आ जाएगा सर्कुलर मोशन में? नहीं, या तो उस लटके हुए ऑब्जेक्ट को आप यहां से मारोगे ऐसे जोर से, मतलब यहाँ पे देखो सेंटर है ना, ये मासिव ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये रहा वो मासिव ऑब्जेक्ट, या तो आप इसको यहाँ से मारोगे ऐसे करके बहुत जोर से, ऐसे मारोगे तभी तो ये घूमकर वापस आएगा। यानी सर्कुलर मोशन तभी बनेगा जब आप इस ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोगे, जिसको मैंने नाम दिया u। हाँ या ना बच्चों? चेक करो मैं इस ऑब्जेक्ट को मोशन में कैसे लाया था, मैंने थोड़ा इसको ऐसे ऐसे हिलाया था और फिर घुमाया था ऐसे ऐसे करके। हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं इनिशियल वेलोसिटी तो दे रहा था। आप इसको ऐसे मार सकते हो, ऐसे मार सकते हो, एक ही बात है। यानी लोएस्ट पॉइंट पे कुछ इनिशियल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन में आएगा, वरना नहीं आएगा। क्लियर हो गया? जबकि इसका सेंटर पॉइंट पाइवटेड है, फिक्स है। क्लियर हो गया? लेकिन इस समय अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो क्या हर समय इसकी वेलोसिटी u ही रहेगी? कम होती जाएगी। तो इस समय जब ये p पॉइंट पर पहुंचा तो हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इस समय है v। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी ना, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, ऑब्वियसली कम होती जाएगी। यहां पर सबसे कम होगी, फिर यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगी, यही होगा ना। तो इस P पॉइंट पर वेलोसिटी मान लेते हैं क्या है बच्चों? v। पहले मुझे ये बताओ तुम्हें ये फिगर समझ में आया या नहीं? क्योंकि अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो अभी जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ वो भी आपको समझ में नहीं आने वाला। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये समझ लो 80% काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, बाकी का काम भी आपको यहीं से देख के ही करना है। क्लियर हो गया? अब एग्जाम में आप लोग इसको स्टार्ट कैसे करोगे? हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट of mass m is projected with some initial horizontal velocity u to keep it in vertical circle when it is tied with a rope या string of length r। क्लियर हो गया? अब जो जो आपने यहां पर टर्म्स लिखे हैं ना वो सारे पैरामीटर यहां मेंशन कर दो। जैसे कि r क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन ON एंड OP। सही है ना बच्चों? h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट। बच्चों u क्या है? इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। v क्या है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। भाई किसी भी वक्त अचानक से वेलोसिटी पूछ ली गई तो क्या हो जाएगी? v। बच्चों t क्या है? टेंशन इन रोप। mg क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का वेट हर समय mg ही रहेगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। क्लियर हो गया? और कोई पॉइंट जो रहता हो समझ में आ गया ना? तो बच्चों पहले जब भी आप कभी भी ये डेरिवेशन स्कूल में, एग्जाम में, CBSE में करोगे
तो पहले डायग्राम बना के आपको ये चीजें ऐसे लिखनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि मैंने क्या क्या चीजें अज्यूम करी हैं। क्लियर हो गया? अब देखो मेरे पास लिखने की जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं ये पार्ट इरेज करने जा रहा हूँ, वरना ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए या नहीं? अगर मैं टी बोलूंगा समझ जाओगे ना, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ और फिर मैं इसको समझाता हूँ। करें शुरू? तो बच्चों याद रखना, हमारा जो इनिशियल पॉइंट है ना वो क्या है? एल। एल मतलब लोएस्ट पॉइंट, और यहां से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर हो गया? तो हाईएस्ट पॉइंट क्या है? एच। रेफरेंस पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? ओरिजिन क्या है हमारे लिए? एल। याद रहेगा? तो मान लो हमसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट पे मुझे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ। तो किसी भी इंस्टेंट पे का मतलब क्या है? कहीं पर भी पूछ सकता है। तो मैंने वो एट एनी इंस्टेंट ऑफ पॉइंट कौन सा लिया हुआ है? पी। तो मैं तो पी के हिसाब से चलूंगा ना। तो बच्चों यहां पर हम क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितनी एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास यहां पर थी एल पॉइंट पे, उतनी ही एनर्जी एम पर होगी, उतनी ही एच पर होगी। तो इसका मतलब पी पर भी उतनी होगी, हाँ या ना? यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी। हाँ या ना? टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एल, और यहां पर भी सेम वही, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। सही है गलत? बच्चों जब ये एल पॉइंट पे था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई? u। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम यू स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी हो गई? 0। ऐसा इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ रही हो तो। पर ये तो अभी एल पर ही है, इनिशियल पॉइंट पे ही है, रेफरेंस पॉइंट पे ही है। तो यहां से जब ऊपर जाएगा तभी तो h हाइट रेज होगी, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि h की वैल्यू 0 है। तो m इंटू जी इंटू एच, m इंटू जी इंटू 0, 0 हो गया। ठीक इसी तरीके से p पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? बोलो। हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि p पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है? v, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? m g h, क्योंकि चेक करो p पॉइंट पर जब ये पहुंचा तो ये किस हाइट पर है? h हाइट पर है, h हमने माना था। याद है कि भूल गए? चले आगे। तो यहां से बच्चों चेक करो हमारे पास क्या आ गया? हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी। या एक काम करते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी एच। कुछ समझ में आया बच्चों? ये वाला टर्म यहीं पे है, एम जी एच को इधर ले जाके माइनस कर दिया। क्लियर हो गया? अब आप चेक करो, इसमें ना डिवाइड कर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2/m। कुछ समझ में आया? LHS और RHS में मैं क्या कर रहा हूं? 2/m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एक्चुअली पता है मैं क्या करना चाह रहा हूं? इसके पास भी हाफ है, इसके पास भी हाफ है, तो मैं पूरी इक्वेशंस में से 1/2 कॉमन लेना चाह रहा हूं। तो यहां से 1/2 इरेज हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा, और यहां 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया? और देखो तीनों में m कॉमन है, m, तो इसीलिए तीनों को मैंने m से डिवाइड कर दिया। या कॉमन लेके काटोगे तब भी वही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा हल्का करना चाह रहा हूँ, लाइट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे चेक करो, 2/m से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कटेगा, m से m कटेगा, क्या बचेगा? v स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा? u स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा? 2gh। 2gh। तो चेक करो वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों? अंडर रूट u
U square minus टू जी एच। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? यानी कि ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया? वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल सर्कल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई दिक्कत? यानी वर्टिकल सर्कल की वेलोसिटी अगर पूछ ली जाए किसी न्यूमेरिकल में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो आपको पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। ऑब्वियसली क्वेश्चन में एच और यू तो देगा ही देगा। समझ में आ गया? चले आगे। तो बच्चों एक काम करते हैं ना, देखो ये पार्ट में रेस करने वाला हूं अभी अगेन, मुझे और भी चीजें समझानी है। तो ये फॉर्मूला मैं लिख दूं कहीं पे, लिख दूं, तो इसको यहां लिख देते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है, यहां फॉर्मूले लिख देते हैं। फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का, क्या आ गया है? u स्क्वायर माइनस 2gh का अंडर रूट। क्लियर है? चले आगे। अब हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं बच्चों टेंशन। देखो मैंने तुम्हें हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल में स्टार्टिंग में एक फर्क बताया था। हॉरिजॉन्टली जब हम ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं तो टेंशन हर पॉइंट पे सेम है, लेकिन जब आप वर्टिकली ऑब्जेक्ट को ऐसे से घुमाओगे तो टेंशन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। कोई डाउट? तो जब टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग है तो मुझे टेंशन का भी एक फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों? टेंशन इन स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी वो हम पढ़ने जा रहे हैं। करें शुरू। बच्चों जरा चेक करो, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो इस समय इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं चेक करो। टेंशन mg cos थीटा और नहीं mg sin थीटा तो बेटा इधर लग रहा है ना, वो तो v के ऑपोजिट में। t mg cos थीटा और बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा बच्चों। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में तो लगेगा ना, किधर? बाहर की तरफ, वो उसको बाहर ले आना चाह रहा है। तो बच्चों जरा चेक करो, t अकेला किसको बैलेंस कर रहा है? fc प्लस mg cos थीटा। अब आप मुझे fc की वैल्यू बता दो। mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है, प्लस mg cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? क्लियर ना? अब बच्चों दिमाग लगाओ, इसके आगे हम क्या ही कर सकते हैं, अभी तो हमारे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। पर बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, मुझे ये बताओ v स्क्वायर की वैल्यू है तुम्हारे पास? आंखें खोलो, v स्क्वायर की वैल्यू है u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है इसको इधर लाओगे v स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो गया? और बच्चों cos थीटा की वैल्यू भी मुझे बता ही दो। cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री आती है, यहां पर चेक करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगा, ONP मिला? यहां पर राइट एंगल बन रहा है। अगर आप cos थीटा फाइंड करोगे तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। तो इस थीटा के लिए b कौन हुआ? ON। h कौन हुआ? हाइपोटेन्यूज, जल्दी बोलो। OP। तो ON की वैल्यू कितनी है? r माइनस h। और OP की वैल्यू कितनी है? t। अबे तो वो तो उसमें टैंक, वो तो फोर्स हो गया ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमेशा हम लोग ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ लेते हैं, तो इसीलिए OP की जो लेंथ है वो क्या है बच्चों? रेडियस r। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कर दो पुट। तो t इज इक्वल टू हो गया m अपॉन r, और बच्चों v स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे? u स्क्वायर माइनस 2gh प्लस mg cos थीटा की जगह क्या पुट करोगे? r माइनस h अपॉन r। अब इसको सॉल्व करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू हो गया आपके पास। बच्चों एक बात बताओ,
इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में एलसीएम आर ही तो है, जल्दी बोलो भाई। यहां पर भी एक आर है और उसके पास भी एक आर है, तो जब दोनों का एलसीएम सेम हो गया तो न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा ही ऐड हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसका न्यूमरेटर क्या है बच्चों बताओ, mu² माइनस 2mgh। मैंने m का मल्टीप्लाई दोनों से कर दिया, कोई दिक्कत, प्लस mgr माइनस mgh, कोई दिक्कत। बच्चों अब जरा चेक करो t इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो माइनस का 2mgh है और माइनस का mgh है, तो कितने हो गए, माइनस का 3mgh। तो ये हो गया बच्चों mu² प्लस mgr माइनस 3mgh और इस पूरे के अपॉन में r, कोई दिक्कत, पक्की बात है। और बच्चों इसको थोड़ा और अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो तीनों में कॉमन क्या है, m, ब्रैकेट m अपॉन r लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा u² प्लस gr माइनस m निकल गया ना 3gh। ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया, टेंशन। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आपको टेंशन निकालनी हो तो आपके पास टेंशन का फॉर्मूला आ चुका है। ये रहा टेंशन इन द रो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। तो क्यों ना ये फॉर्मूला भी उठा के साइड में रख दिया जाए। तो यहाँ पर टी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया है, m अपॉन r ब्रैकेट u² प्लस gr माइनस 3gh। ठीक है, इसको इरेज कर दूं, अभी मुझे और भी चीजें समझानी है। तो ये तुम्हारे पास टेंशन का फॉर्मूला आ गया, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, हेडिंग ये लिख लेना। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना। अगर दिक्कत आती है तो भैया देखो वीडियो को पॉज करके दोबारा रिप्ले करके देख लेना, फिर भी नहीं आ रहा यहाँ पे आके पूछ लेना। जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, बहुत सिंपल चीज है। जब तुम्हें ये बात पता है कि अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होने वाली है और टेंशन का फॉर्मूला आ चुका है, तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा कि सर टेंशन सबसे नीचे आपने कहा था ज्यादा, जब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाते हैं तो नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होती है, और जब वो ऑब्जेक्ट घूम के ऊपर जाता है तो उस पॉइंट पे टेंशन सबसे कम होती है इस रस्सी में, हाँ या क्यों ना इन दोनों पॉइंट्स पे टेंशन फाइंड की जाए। लोएस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन फाइंड करनी चाहिए कि नहीं, करके देखते हैं। यानी अब हम फाइंड करने जा रहे हैं टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एल, तो इसमें नाम दे देते हैं बच्चों टीएल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो तुम्हारे चेहरे की टेंशन ही क्यों उड़ गई भाई, बोर हो गए क्या, अभी देखते जाओ। तो बच्चों टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हो, तो बच्चों दिमाग लगाओ, लोएस्ट पॉइंट पे क्या h की वैल्यू 0 नहीं लोगे, लोएस्ट पॉइंट पे h की वैल्यू क्या ले लोगे, और टेंशन का फॉर्मूला क्या है, यानी यही फॉर्मूला मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूं, और इसमें h की जगह क्या ले लेंगे 0, क्यों, लोएस्ट पॉइंट है, समझ गए ना। तो बच्चों फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलो, m अपॉन r u² प्लस gr माइनस 3gh। अरे माइनस 0, ठीक से देखो क्योंकि आप h को क्या लेने वाले हो। या फिर एक काम करते हैं, कुछ बच्चों को समझ में शायद नहीं आया होगा, उनके लिए 3gh लिख देते हैं, और अब लिख देते हैं पुट h इज इक्वल टू 0 एट लोएस्ट पॉइंट। अरे अब तो ठीक है, तो TL कितना आ गया, m अपॉन r u² प्लस gr। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बॉक्स में मत कर दो, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है लोएस्ट पॉइंट के टेंशन का, समझ गए बच्चों। हाईएस्ट पॉइंट पे भी टेंशन निकालें एक बारी, यानी कि व्हाट विल बी द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट h
और इसको नाम दे देते हैं अपन लोग क्या, TH। बच्चों TH पे हाइट कितनी हो जाएगी, 2r यहां से चेक करो, यहां से हाइट कितनी हो जाएगी, R प्लस R, कितना हो गया बच्चों, 2R। तो टेंशन का फॉर्मूला वही वाला लगा दो, M/R u square plus gr minus 3gh और यहाँ पर h की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2r फॉर पॉइंट h। तो यहाँ पर h की जगह 2r डाल देना, t कितना आ गया, M/R u स्क्वायर प्लस gr माइनस देखो h की जगह जैसे ही 2r पुट करोगे 6gr हो जाएगा, 3 2 6gr। माइनस 5gr हो जाएगा अल्टीमेटली। अब जरा चेक करो, ये प्लस का 1gr है और ये माइनस का 6gr है, तो माइनस का 5gr बचेगा। तो t will be equal to M/R u स्क्वायर माइनस 5g। ये हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला आ गया फॉर पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे TH लिखना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, सब समझ में आ रहा है? तो बच्चों यहाँ पर TH और TL का फॉर्मूला लिख देते हैं। TL कितना हो गया, M/R u स्क्वायर प्लस gr और TH कितना आ गया, M/R u स्क्वायर माइनस 5gr। यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों तुम्हारे दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए, सर अगर इन दो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन ये सच में अलग अलग है तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? विदांश, TL बड़ा है या TH? TL क्यों? कि नीचे लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ फोर्स टेंशन ज्यादा लगेगी, ऊपर कम लगेगा। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, ये भी एक चेक करने वाली चीज है कि आखिर लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन का डिफरेंस है वो आखिर है कितना, चेक करें। तो चलो भाई, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस TL and TH बिटवीन टेंशन एट lowest point लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, TL माइनस TH। TL की वैल्यू चेक करो क्या है, M/R u स्क्वायर प्लस gr और इसमें से माइनस कर दोगे M/R u स्क्वायर माइनस 5gr। यहां तक कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करो, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, MCQ में पूछ सकते हैं लोग। TL माइनस TH इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, mu स्क्वायर बाय r mgr upon r माइनस mu स्क्वायर अपॉन r प्लस 5 mgr upon r अपॉन r से r कट गया, r से r कट गया, इस पूरे से ये पूरा कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 6 mg इधर बचा mg वहाँ पे 5 प्लस 5 mg, यानी TL माइनस TH इज इक्वल टू 6 mg। यानी जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कल में घुमाओगे तो टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट के कंपैरिजन में 6 mg टाइम्स ज्यादा लगेगा, हाँ या ना? इसका मतलब रस्सी के टूटने की संभावना कहां पर होगी, जब ऑब्जेक्ट लोएस्ट पॉइंट पे होगा, ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे। क्लियर हो गया? तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, द डिफरेंस बिटवीन टेंशन in string at lowest and highest point is 6 times the weight of object समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? चलें आगे।
बच्चों ध्यान से सुनना और महसूस करना। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैं बहुत तेज मारता हूं, यहां पे इसको तेज मारने का मतलब ये कि आपने इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा दे दी, तो ये ऐसा घूमकर आ जाएगा या नहीं आ पाएगा? महसूस कर पा रहे हो? और हो सकता है 2-3 चक्कर भी लग जाए। आपने बहुत तेज मारा है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा थी। अब बच्चों इमेजिन करो इसको मैंने धीरे से मारा। अगर मैं इसको धीरे मारूंगा तो ये पेंडुलम नहीं बन जाएगा, और सर्कल बन पाया, लूप पूरा लूप हो पाया? थोड़ा और तेज मार दो, थोड़ा यहां तक जाकर आ जाएगा, बड़ा ऑसिलेशन बन जाएगा, पर सर्कल तो अभी भी लूप नहीं हो पाया। थोड़ा और तेज मार दिया तो बच्चों ये यहां से यहां तक गया और फिर सीधा नीचे गिर गया। रस्सी से बंधा हुआ है पर यहां तक तो सर्कल जैसा गया, फिर सीधा नीचे आ गया। हाँ या ना? महसूस कर पा रहे हो? अरे मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इससे लटका हुआ है, इसको तेज मार दिया आपने, ये यहां तक तो आ गया, फिर ये नीचे गिर गया, पूरा लूप नहीं बना पाया। हाँ या ना? बच्चों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहां तक तो वो सर्कल में गया, टेंशन थी रस्सी में, यहां पर आने के बाद रस्सी की टेंशन खत्म हो गई, वो सीधा नीचे गिर गया। हाँ या ना? यानी कि टॉपिक अब ये है कि मैं इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं, लोएस्ट पॉइंट पे कितनी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूं, ताकि ये कम से कम एक पूरा लूप तो बना ही पाए। मेरी बात समझ गए? यानी कि व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी at initial lowest point L for the object for looping the loop. टॉपिक समझ में आ गया? अब बच्चों चेक करो ये लूप क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि रस्सी में टेंशन खत्म हो गई थी। हाँ या ना? और अगर आप लूप पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो रस्सी एकदम तनी हुई होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, उसमें टेंशन होनी चाहिए। हाँ या ना? यानी कि फॉर लूपिंग द लूप कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, देयर शुड बी some tension at highest point h पर पहुंचने के बाद टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब TH जीरो से या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो, उससे कम ना हो। हाँ या ना? तो बच्चों TH का फॉर्मूला पता है किसी को? m/r u² + gr - 5 एक सेकंड, -5gr, सीधा -5gr है, प्लस gr नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा? TH का फॉर्मूला देखो, u² - 5gr, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। हाँ या ना? अब जब चेक करो, r अगर 0 के पास जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म, m नीचे जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? u² - 5gr should be greater than 0, u is greater than 5gr, u should be greater than s पर आएगा √5gr, यानी मिनिमम वेलोसिटी √5gr से बड़ी या एटलीस्ट उसके बराबर होनी चाहिए, तब वो ऑब्जेक्ट पूरा लूप कंप्लीट कर पाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ये स्टेटमेंट डाल के लिखूं या समझ गए? स्टेटमेंट लिख लोगे ना खुद से, नोट डाल के, क्या लिखोगे? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू लूपिंग द लूप शुड बी इक्वल टू दिस और ग्रेटर देन दिस। कोई दिक्कत? लिख लेना, आलस मत दिखाना। बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप। मिनिमम वेलोसिटी at the top
जब वो ऑब्जेक्ट को मैंने एक हॉरिजॉन्टल मिनिमम वेलोसिटी दे दी लूपिंग द लूप के लिए, तो उस टाइम पर जब वो टॉप पर पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी का जनरली फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो बच्चों चेक करो, u की जगह आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? √5gr। और u स्क्वायर की जगह क्या लगाओगे? सिर्फ 5gr। हाँ या ना? और आप h की जगह क्या पुट करोगे? 2r, क्योंकि आप टॉप पे फाइंड करना चाह रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? हाईएस्ट पॉइंट पर आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, और उसके लिए आपने यहां पर उसको कितनी वेलोसिटी दी है? u। और व्हाट इज u? मिनिमम वेलोसिटी फॉर लूपिंग द लूप। तो यहां पर अगर आपने मिनिमम वेलोसिटी दी है फॉर लूपिंग द लूप, तो इसका मतलब u की वैल्यू ये लोगे u स्क्वायर की, और h की वैल्यू 2r, यहां दोनों वैल्यू पुट कर दो। ये दोनों वैल्यूज सब पुट कर दो। पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन। क्या आ गया चेक करो। v स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, u स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5gr माइनस 2gh, 2g इंटू 2r। कितना हो गया? 5gr माइनस 4gr। तो v इज इक्वल टू √gr आ जाएगा। तो वेलोसिटी एट द टॉप क्या होगा बच्चों? √gr। अगर आप मिनिमम वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को दे रहे हो फॉर लूपिंग द लूप, तब टॉप पर वेलोसिटी ये होगी। कोई दिक्कत? तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म होता है, वर्टिकल सर्कल में मोशन, और ये चैप्टर भी। लेकिन न्यूमेरिकल इसमें अभी इतने हैं कि उसकी कोई कहानी नहीं है, कब तक कहाँ खत्म होंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने तुम लोगों को कहा था कि करते रहना, और डाउट आएगा तो पूछते रहना। तो आज मैं इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और अगर बाद में टाइम मिला तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो बच्चों मिलते हैं नई क्लास नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।